वेलकम टू दी शौर्य अकेडमी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने इकोनॉमी के क्लास में काफ़ी सारे सेक्शंस के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है और आगे हमारे जो भी सेक्शंस है, जो भी चैप्टर्स है, कृषि से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित, निवेश से संबंधित, बीमा से संबंधित, मुद्रा बैंकिंग से संबंधित या फिर जितने भी और सारे विदेश व्यापार से संबंधित जो भी विषय, आयात निर्यात के विषय जो भी हैं, इनके ऊपर हम बहुत ही जल्द अपने क्लास को लेकर के आने वाले हैं। और अभी तक हमने जिन बेसिक चीज़ों की बात की थी, चाहे वो अर्थव्यवस्था के परिचय से संबंधित हो, चाहे राष्ट्रीय आय से हो, चाहे गरीबी बेरोजगारी हो, और चाहे आर्थिक समृद्धि विकास हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी इक्वली इम्पॉर्टेंट रखती हैं आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर सिविल सर्विस यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो जो भी चैप्टर होती हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। कहीं ना कहीं आप बड़े सेक्शन को समझने के लिए छोटे सेक्शन को आपको जानना पड़ता है, जानना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से किसी बड़े टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इकोनॉमी में छोटे छोटे टर्मोलॉजीज को भी क्लियर करते रहना है। तो इसीलिए मैं एक बेसिक से लेकर के ये पूरी इकोनॉमी की सीरीज आप लोग के साथ चल रही हूँ, ताकि जब हम थोड़े टफ सेक्शन के ऊपर आए, टफ चैप्टर के ऊपर आए, तब तक आपकी जो बेस है वो क्लियर रहे, वो बनी रहे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी को लेकर के। पूरी कोशिश है कि 20 मई से पहले पहले इकोनॉमी का पूरा सिलेबस क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि हम क्वेश्चंस के ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन करें। ओके, क्योंकि आप जानते हैं 5 जून से आपका एग्ज़ाम है, 12 जून को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा आई थिंक। तो उसके पहले पहले इकोनॉमी का सेक्शन ख़त्म हो जाए, प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए, ताकि कम से कम जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, उनको लेकर के कोई डाउट ना रहे। ओके, तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा क्लास है, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, बोर्ड की स्क्रीन पे, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आप सभी जानते हैं फूड सिक्योरिटी बहुत ही आवश्यक है, खाद्य सुरक्षा हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है ये। और क्यों आवश्यक है, क्या है इसमें, क्या स्कीम्स हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, किस प्रकार से इसको लेकर के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, इन सभी के ऊपर आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम पीडीएस सिस्टम को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो सिस्टम है पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के अंतर्गत। अनाज के वितरण को लेकर के, कोटा पे आप अनाज लेते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत ही होता है, इसी के थ्रू रहता है। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल से आज चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के हमारे क्लास में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ओके, तो बढ़ते हम अपने क्लास की ओर। सबसे पहले तो हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा के परिचय की, उसकी डेफिनेशन की कि क्यों आवश्यक है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें या एक परिचय देखें, इंट्रोडक्शन अगर देखें, तो सभी व्यक्तियों के लिए हर समय सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए या सभी व्यक्ति के लिए हर समय, एवरी टाइम, सक्रिय व स्वस्थ जीवन के लिए, एक्टिव एंड स्वस्थ जीवन, हेल्दी लाइफ। ठीक है, एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ के लिए पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की उपलब्धि ही खाद्य सुरक्षा कहलाती है। यहाँ पर ये इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, छोटी सी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपको एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए अच्छा पोषण युक्त भोजन मिलता है, तो उसी की व्यवस्था करना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है, फूड सिक्योरिटी कहलाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए सतत विकास लक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण विश्व के सभी देशों में भूख की समस्या को समाप्त करना,
सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं पोषण स्तर में सुधार करना आदि शामिल है। ठीक है, आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल गोल्स के बारे में, जिसको मैंने आप लोगों को बताया भी है। जब हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को पढ़ रहे थे तो हम आपको सतत विकास के बारे में भी पढ़ाए थे। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। खैर, जो भी था, तो यहाँ पर आप जानते हैं एसडीजी गोल्स के बारे में कि विश्व स्तर पर ये एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है हर एक देश के लिए, ताकि और इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको इन लक्ष्यों को पा लेना है, पूर्ति कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के लिए एक सवाल है कि आप बताइए कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और कब तक उनको पाने का लक्ष्य रखा गया है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है सतत विकास लक्ष्यों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है इनका, वो है विश्व से भूख की समस्या को समाप्त करना। आप जानते हैं हंगर बहुत बड़ी समस्या है, भूख बहुत बड़ी समस्या है हमारे पूरे विश्व के लिए। विश्व भूख सूचकांक, इसके बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था जब हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने पूरा इसका डेटा दिया था आप लोगों के साथ। भारत की क्या स्थिति है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी खराब है। आप देखिए, पाकिस्तान से भी खराब हो भारत की स्थिति हंगर इंडेक्स में। हम लोग पाकिस्तान को बोलते हैं, लेकिन जो सर्वे आया है, सर्वे के अकॉर्डिंग भारत पाकिस्तान से भी पीछे है इस मामले में। तो बहुत चिंता की विषय है यहाँ पर। तो इसका लक्ष्य भी यही है कि भूख की समस्या को समाप्त करना, विश्व से सभी देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं पोषण स्तर में सुधार करना। ठीक है, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि खाने का मतलब ये नहीं कि बस पेट भरने से मतलब है, कुछ भी खा लिया बस पेट भर गया हो गया खाना, ये नहीं। आप कितना पोषण युक्त खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को एग्जामिन करिए, आप दिन भर में कितना भी खाते हो। ठीक है, लेकिन आप कैलकुलेट करिए कि जितना भी आपने खाया है उसमें से आपको कितना आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहा है और कितना अननेसेसरी रहा है, फालतू रहा है, बेकार रहा है। ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, हालांकि आज का जो जीवन का जो शैली है, जो दिनचर्या है, यहाँ पर देखा जाए तो जिनके पास खाने की सुविधाएं हैं, जो कर सकते हैं, खा सकते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं है, फिर भी उनकी जो सिस्टम है खाने की वो सही नहीं है। किसी भी रीज़न से, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जंक फूड हो चाहे कुछ भी हो, ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। हालांकि इनसे पेट तो भरता है, टेस्ट तो मिलता है, बट इनसे कोई भी न्यूट्रिशन उतना हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ऑयली रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, तो इससे कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है, सिर्फ हमें फालतू की बीमारियां ही इनसे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, ये तो रहा कि ये तो अपनी चॉइस की बात होती है, लेकिन ऐसे लोग जो खा ही नहीं पा रहे, उन्हें मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे मामले में होता है ना कि विश्व से भूख की समस्या को हटाया जाए। ठीक है, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा निश्चित किया जाए एवं पोषण के स्तर में सुधार किया जाए। खाना भी खिलाना है, साथ ही साथ पोषण युक्त भोजन खिलाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस पेट भरना है, ऐसा नहीं है। पोषण युक्त भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। खाद्य और कृषि संगठन FAO का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के लिए निम्न यहां पर मुख्यतः होगा निम्न तथ्यों का होना आवश्यक है। ठीक है, यहां पर दिया गया है कि FAO के अकॉर्डिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, खाद्य एवं कृषि संगठन के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए इन तत्वों का होना अनिवार्य है। ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताया हुआ है खाद्य सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए।
क्या अनिवार्य है? उपलब्धता। सबसे पहले इन्होंने बताया है उपलब्धता। उपलब्धता कैसी उपलब्धता, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्यान्न हर समय और सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। जब तक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा तो सिक्योरिटी कैसी होगी? ठीक है, किसी चीज को सिक्योर करने के लिए वो चीज आपके पास तो होनी चाहिए ना। अब कोई कहे कि हम जेवर सिक्योर करके रखते हैं, गहनों को हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं, तिजोरी में बंद करने के लिए आपको गहने भी तो चाहिए, खाली तिजोरी थोड़ी ना बंद करेंगे, गहने तो चाहिए ना आपको। उसी प्रकार से आपको भोजन भी चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, ताकि आप फूड सिक्योरिटी कर सके। खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न का होना भी बहुत आवश्यक है। एक तो ये है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है किफायती। खाद्यान्न किफायती होना चाहिए, लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिए आर्थिक पहुंच होनी चाहिए, अर्थात नागरिकों के पास खाद्यान्नों की आवश्यक क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, खाद्यान्नों को खरीदने की आवश्यक क्षमता होनी चाहिए कि खाद्यान्न ऐसे है जो किफायती हो, हर किसी के लिए वो अवेलेबल हो, हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल हो, ऐसे होने चाहिए। ठीक है। तीसरा है समावेशन। खाद्यान्न सुरक्षित और पोषक होने चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ बनाए रखे। ठीक है, यहाँ पर वही मैंने कहा कि सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, पोषण और न्यूट्रिशन देने के लिए भी होने चाहिए खाद्यान्न, ऐसे हो। ठीक है। स्थिरता। खाद्यान्न प्रणाली उचित रूप से स्थिर होनी चाहिए। इसमें आर्थिक अस्थिरता न केवल गरीबों पर विपरीत प्रभाव डालती है, अपितु वह राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली की स्थिरता को भी जोखिम में डाल देती है। यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए, किसी भी वजह से खाद्यान्न की जो कीमत है उसमें बराबर हर टाइम उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए, वो स्थिर होने चाहिए। अगर उसमें बार बार उतार चढ़ाव आएंगे तो ना केवल गरीबों पर बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली पर की स्थिरता को भी ये जोखिम में डाल देती है। देखिए, अगर कभी वो घटा, कभी उसका रेट बढ़ा, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वो उन्हें परचेज नहीं कर पाएगा। रेगुलरली तौर पे देखा जाए तो जब वो कम होने का वेट करेंगे, यहाँ बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, वेस्टेज भी इनसे होती है। ठीक है। उसके साथ ही साथ सामाजिक जो स्थिरता है वो भी नष्ट होती है। समाज में भी जैसे एक साल प्याज का दाम बहुत बढ़ गया, कभी टमाटर के भाव इतने गिर जाते हैं कि फेंके फेंके मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, कभी इतने बढ़ जाते हैं कि सोने के भाव में बिकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन बराबर नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर ये स्टेबिलिटी रहेगी तो देखिए, पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ पे हो सकती है। प्याज के दाम पे भी राजनीति होती है कि हमारे टाइम में इतने में बिकता था, उनके टाइम में इतने में बिक रहा है। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी ही, साथ सोशल अनस्टेबिलिटी भी आएगी, राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ सामाजिक अस्थिरता भी आएगी अगर खाद्यान्नों के रेट में ऐसे ही उतार चढ़ाव जैसी सिस्टम्स बने रहें तो। इसीलिए स्थिरता भी आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। खाद्य सुरक्षा की निम्नलिखित अवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, होती हैं। खाद्य सुरक्षा की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है खाद्य सुरक्षा की अवस्थाओं की, स्टेजेस की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, जी, खाद्य सुरक्षा की स्टेजेस की यहाँ पर बात की जा रही है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था एंड चतुर्थ अवस्था। ठीक है, ये 4 स्टेजेस की यहाँ पर बात की जा रही है। देखते हैं क्या है। अनाजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। फर्स्ट स्टेज में फूड सिक्योरिटी के लिए जो स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस, उसमें ये है कि सबसे पहले तो अनाजों की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, अनाज उपलब्ध हो। सेकेंडरी, अनाज एवं दारू की, यहाँ अनाज की पर्याप्त उपलब्धता होनी अनिवार्य है। ठीक है, उपस्थित हो, साथ ही साथ पर्याप्त उपस्थित हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कम हो। हमारे समाज के अकॉर्डिंग उनकी अवेलेबिलिटी जो हो वो अच्छी होनी चाहिए। 1 सेकेंड। जी,
सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनाज की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक तरीके से सेम ही बात है। थर्ड स्टेज को अगर हम देखें, अनाज और दालों, दूध और दूध के उत्पादों अर्थात पौष्टिक आहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर दालों की बात की जा रही थी, दारू लिखा हुआ है यहाँ पे, दालों की बात की जा रही है, दाल की बात की जा रही है। फर्स्ट स्टेज में होता है कि अनाज हो, ठीक है, अनाज की उपलब्धता हो। सेकंड स्टेज में कहा जा रहा है कि अनाज एवं दालों की पर्याप्त उपलब्धता हो। थर्ड स्टेज तक आते आते कहा जा रहा है कि अनाज के साथ साथ दाल, दूध और दूध के बने उत्पाद यानी कि पौष्टिक आहार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए फूड सिक्योरिटी के मामले में। यानी कि सबसे पहले तो आप अनाजों का भंडारण करते हैं, अनाजों को सिक्योर करते हैं, ठीक है, लोगों तक अनाजों की पहुंच सुनिश्चित कराते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों की जो समस्या है भूख रिलेटेड उसको आप क्लियर आउट करते हैं। देन आपको दाल भी साथ ही साथ वो भी देखना है। देन उसके बाद आपको अनाज, दाल, दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी, यानी कि एक प्रकार का पौष्टिक आहार यहाँ पर शामिल किया गया है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर बताया गया है चौथे स्टेज को कि अनाज और दालों के साथ ही साथ दूध एवं दूध से बने उत्पाद, सब्जियां, फल, अंडे, मछली एवं मांस को भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है इन 4 स्टेजेस की कि फर्स्ट स्टेज में अगर देखा जाए तो ऑल ओवर अगर आप इसको समझते हैं तो यहाँ पर कहा गया है बहुत ही बेसिक सी बात कि फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ पर अनाज, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अनाज की बात की जा रही है। सेकेंड स्टेज जो है यहाँ पर अनाज और दाल। देन थर्ड स्टेज जो है अनाज, दाल, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट यानी कि पौष्टिक आहार, ठीक है। देन जो आपका फोर्थ स्टेज है यहाँ पर अनाज, दाल, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, सब्जियां, फल, अंडे, मछली, मांस, इन सबको शामिल करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है इसके फूड सिक्योरिटी के स्टेजेस के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधन सीमित और जनसंख्या अधिक, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए जनसंख्या हमारे यहाँ पे हर चीज़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के भी आती है और सॉल्यूशन बन के भी आती है। बेनिफिट्स भी है इसके तो इसके हानि भी हैं। यहाँ पर यही कही जा रही है कि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या अधिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या, ये क्या है कि आवश्यकता क्यों है? रिसोर्सेज जब कम हैं तो आपको उन्हें सिक्योर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपके जो डिमांड्स हैं अगर वो बढ़ें तो भी आप उनको फुलफिल कर सकें। अगर आप अपने, जैसे होता है ना कि आप पैसे कमाते हैं, ठीक है, आपकी इनकम है, अगर आप अपनी इनकम में से सेविंग्स नहीं रखेंगे तो कल को अगर आपकी डिमांड्स बढ़ती हैं तो आप उनको कैसे फुलफिल कर पाएंगे? तो जो भी आपके रिसोर्सेज है उसमें से आपको उसे सिक्योर करके रखना है ताकि आप अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को, जो भी डिमांड आपकी होती हैं, बढ़ती हैं, उनको आप फुलफिल कर सके, ठीक है। आगे देखिए, बदलती उपभोग प्रवृत्तियाँ, प्रोटीन, विटामिन, फल, सब्जी, दाल, यहाँ पर दाल, अंडा, दूध, दूध से बने प्रोडक्ट, मांस की अत्यधिक मांग हो रही है क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आय का स्तर बढ़ रहा है उसी के अनुरूप उनकी उपभोग की प्रवृत्ति बदल रही है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उपभोग की बदलती प्रवृत्ति यानी कि जिस प्रकार से देखिए लोग शहरों में ज़्यादा निवास कर रहे हैं और सिटी में रहने से उनकी जो खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी चीज़ों को लेकर के डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में उन चीज़ों को फुलफिल करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोग इन सारी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े संकट के रूप में भी आ सकता है। हालांकि ये ठीक है कि हाँ
ये सारी चीज़ें आवश्यक है अगर आप पौष्टिक आहार चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर कही जा रही है कि इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए भी हमें फूड सिक्योरिटी अपनाने की आवश्यकता है, खाद्यान्न की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि बढ़ती हुई हमारी जो मांग है उनको हम फुलफिल कर सकें, लोगों तक इन चीज़ों की हम पहुँच सुनिश्चित कर सकें। सब्जियाँ ही हैं, सब्जियाँ उगती हैं तो सब्जियाँ जितना बेचे नहीं बेचे फिर फेंक दिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे यहाँ पे, इसीलिए उनको कंजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव के थ्रू उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, सब्जियों को, फलों को, इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो भी डिमांड्स हैं उन डिमांड को पूरा करने के लिए जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको हमें सिक्योर करके रखना है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के कारण कृषि उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मांस उद्योग भी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित है। मछली का उत्पादन समुद्र के पानी के तापमान से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक इसका पॉइंट यहाँ पर बनता है कि क्यों आवश्यक है प्रिजर्व करके रखना फूड्स को। देखिए, प्रिजर्वेटिव या प्रिजर्वेशन या प्रिजर्व करके रखना फूड को ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितने भी नॉनवेज फूड है उनको फूड क्या जितने भी मछलियां हैं और जो भी मांस वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उन सबको प्रिजर्व करके रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इन सभी पे असर पड़ रहा है। कृषि की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, और जहाँ कभी कहते हैं ना कि जहाँ कभी बारिश नहीं हुई वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ी, जहाँ कभी मौसम खराब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, वहाँ पर इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि उसका कोई हद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मछली का उत्पादन जैसे कि आप जानते हैं समुद्र के पानी से होता है, और अगर समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मछलियाँ के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे रहेंगे वही मर जाएंगे, तो मछलियाँ कैसे संख्या में ज़्यादा रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसीलिए होता है ना कि प्रिजर्व करके रखना है, सिक्योर करके रखना है। कुपोषण की समस्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार विश्व में 821 मिलियन व्यक्ति अर्थात प्रत्येक 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को रात खाली पेट सोना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है यूएन के द्वारा कि 821 में से एक व्यक्ति, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 821 में से एक व्यक्ति, यानी कि मैं यहाँ पे गलत बोल लगी, 821 विश्व में से 821 मिलियन लोगों की बात की जा रही है। 821 मिलियन लोग, यानी कि 9 में से एक लोग जो हैं वो खाली पेट सो रहे हैं। ठीक है। यानी कि 821 मिलियन लोग जो हैं वो खाली पेट सोते हैं रात में। यहाँ पर ये यूएन के द्वारा डेटा दिया गया है। और प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति अल्प पोषण का शिकार है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति, आप देखिए रेशियो देखिए कितना हैवी रेशियो है, कितना ज़्यादा है कि 3 में से एक व्यक्ति कुपोषण का, यानी कि हैवी कुपोषण का शिकार है, अल्प पोषण का शिकार है, यानी कि आप कह सकते हैं कुपोषण का शिकार है, जिसे सही से भोजन नहीं मिल रहा है, सही से खाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार विश्व के कुपोषित लोगों में से लगभग 25% भारत में निवास करते हैं। अब आप देखिए 100% अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में है तो उसमें का 25% तो हमारे इंडिया में है। तो आप ये देखिए कि भारत में कुपोषण लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है। ठीक है। 59 माह तक के बच्चों में 6 माह से 59 माह, ठीक है, 6 महीने के बच्चों से लेकर के 59 महीनों तक के बच्चे की बात यहाँ पर की जा रही है। लगभग 38% बच्चे चीरकालिक कुपोषण से ग्रस्त हैं। ठीक है। चीरकालिक कुपोषण से ग्रस्त हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 महीने से लेकर के 59 महीने तक के बच्चे चीरकालिक कुपोषण से ग्रस्त हैं, जिनकी संख्या 38% है। अगर आप ऑल ओवर अगर आप देखिए, अगर 5 साल तक के बच्चों का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो 5 साल तक के बच्चों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर 38% तक के बच्चे जो हैं वो
चिरकालिक कुपोषण से ग्रस्त हैं, यानी कि बहुत ही गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की जनसंख्या का 14% कुपोषण का शिकार है। अब आप देखिए 25% ऐसे हैं जो कि भूखमरी से पीड़ित हैं हमारे देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड के। ठीक है, जिसमें से 40% जो है वो कुपोषण से शिकार हैं भारत में। इन लोगों के न तो पर्याप्त मात्रा में और न ही उच्च गुणवत्ता का भोजन मिलता रहा है। जाहिर सी बात है, जब इन्हें पर्याप्त मात्रा में और उच्च गुणवत्ता का भोजन मिलता तो इनकी स्थिति ऐसी होती ही ना। तो आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व का 25% और 25% में से भी अगर आप देखें तो इसमें से सिर्फ 14% तो ऐसे हैं कि जो कुपोषण से शिकार हैं। ठीक है, आगे देखिए, भूख से निपटने के लिए आज भारत में रोटी बैंक की पहल बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ पर एक बताया जा रहा है, एक नोट के रूप में एक पहल है, एक इनिशिएटिव है जिसकी चर्चा की गई है कि भूख से निपटने के लिए आज भारत में रोटी बैंक की पहल बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके तहत रेस्टोरेंट, क्लब, पार्टी से बचा हुआ भोजन एकत्र किया जाता है और उसे खराब होने से पहले गरीबों में बांट दिया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि रेस्टोरेंट में, ढाबे में, किसी भी पार्टी में, किसी भी समारोह में खाने बचते हैं, बाद में उन्हें फेंक दिया जाता है, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पार्टी एंड होने के बाद या फिर जब रेस्टोरेंट के क्लोजिंग का टाइम आता है उस टाइम तक जो भी फूड बचे हों उनको खराब होने से पहले गरीबों में आप बांट दीजिए, ताकि लोग खाली पेट जो सोते हैं वो ना सोए और आपका फूड भी वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है जल का अभाव। ठीक है, आर्थिक सहयोग संगठन एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के अध्ययन के अनुसार 2050 तक विश्व की आधी जनसंख्या को पीने योग्य पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, OECD के स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2050 तक लोगों के पास पीने योग्य पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को पीने योग्य पानी का, देखिए पानी एक होता है कि पानी की कमी थोड़ी है, पानी तो बहुत है, हमारे धरती पे पानी ही तो है और क्या है, लेकिन पीने योग्य पानी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और प्रदूषित वातावरण होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जा रहा है कि पीने योग्य पानी जो है वो 2050 तक उसका बहुत बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। ठीक है, लगभग देश की आधी आबादी को, विश्व की आधी आबादी को पीने योग्य पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, भारत में कृषि जोतों का आकार छोटा होना, जोतों के आकार का कम होने की वजह से उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिस कारण मांग की पूर्ति नहीं हो पाती। भविष्य में यह समस्या और ज़्यादा उठकर आएगी। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि उतनी नहीं है, छोटी छोटी जोतों में बढ़ती जा रही है, भूमि का विखंडन होता जा रहा है। इस प्रकार से क्या होता है कि जितनी उपज एक जगह से होनी चाहिए उसके अपेक्षाकृत उपज कम होती है। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था जब हम भूमि सुधार के बारे में जब पढ़ रहे थे। तो इससे क्या होता है, हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है, प्रोडक्शन हमारा इससे इफेक्टेड होता है, जिस वजह से जो डिमांड्स जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। हालांकि यह समस्या कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसीलिए आवश्यकता है फूड सिक्योरिटी की। बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं, लगातार बाढ़, सूखा, अकाल, सुनामी, भूस्खलन आदि आपदाओं के कारण खाद्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रभावित किया जा रहा है। ये सारी जो आपदाएं हैं, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी भूस्खलन हो गया, कुछ भी हो जाता है तो ये हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कभी खड़ी फसलों में आग लग जाती है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि खड़ी फसलों में आग लग जा रही है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनकी वजह से हमारा जो उत्पादन भी है वो भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, हमने हेडिंग देखा था कि फूड सिक्योरिटी आवश्यक क्यों है, तो उसी को लेकर के हम बात कर रहे थे कि खाद्य सुरक्षा आवश्यक क्यों है। तो हमने इसी को लेकर के हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा सबसे पहले तो बढ़ती हुई जनसंख्या, देन बदलती उपभोग प्रवृत्तियाँ, तीसरा जलवायु परिवर्तन का रीजन, फिर कुपोषण की जो समस्या है वो, उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया इन सारे पॉइंट्स को। यहाँ पर हमने
रोटी बैंक की पहल की बात की, रोटी बैंक के बारे में हमने बात की, जिसका काम क्या है, रेस्टोरेंट, ढाबे, किसी भी समारोह से बचे खाने को खराब होने से पहले लोगों में, गरीबों में वितरित कर देना। ठीक है, इसके ऊपर बात की हमने। देन हमने क्या देखा यहाँ पर, जल का अभाव भी एक समस्या है हमारे यहाँ पर, जिसके वजह से फूड सिक्योरिटी बहुत ही आवश्यक है। फिर कृषि जोतों का आकार का छोटा होना और बढ़ते हुए प्राकृतिक आपदाएं, ये सारे रीजंस रही हैं जिसलिए हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे आगामी वर्षों के लिए, आगामी विश्व के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की। ये अलग ही पॉइंट है पीडीएस का, तो इसको यहाँ पर आ गया, लेकिन ये अलग ही पॉइंट है। खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में हम यहाँ पर बात करें पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में खाद्यान्नों का प्रबंधन करने और उचित मूल्य पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तैयार किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ खाद्यान्नों की जिस प्रकार से डिमांड है उस प्रकार से उनकी पूर्ति नहीं है, इसीलिए खाद्यान्नों का अभाव है, जिस वजह से उनके प्रबंधन की, यानी खाद्यान्नों के मैनेजमेंट की और उनके उचित वितरण की जो पूरी जिम्मेदारी है वो पीडीएस को है, खाद्य वितरण प्रणाली को है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को है। ठीक है, इसी के लिए इसको तैयार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई, थोक आवंटन इसका कार्य किया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि खाद्यान्नों को खरीदा जाता है, उनका स्टोरेज किया जाता है, ढुलाई किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। फिर थोक आवंटन होता है, यानी कि जो बांटा जाता है लोगों के बीच में, वो होता है किसके द्वारा, भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा। राज्य के अंदर आवंटन, लक्षित परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर पर दुकानों के संचालन का पर्यवेक्षण करने सहित अन्य जिम्मेदारियां राज्य सरकार को होती हैं। ठीक है, राज्य के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर खाद्यान्नों की सप्लाई होगी, ये सारी चीज़ें, राशन कार्ड कैसे जारी करने हैं, किस दुकानदार को उसका संचालन का ब्यौरा जिम्मेदारी दी जाएगी, इन सभी का पूरा केयर करना, पूरा देखना, पूरी तैयारी करना किसका कार्य है, राज्य सरकार का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण करने के लिए कई वस्तुएं अर्थात गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज, चीनी आदि का आवंटन किया जा रहा है। कुछ राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि वस्तुएं भी वितरित कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीडीएस के थ्रू क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत, जो भी लोगों को कोटा पे मिलती हैं चीज़ें, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों, यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी स्टेट में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो कोटा पे, आप जानते हैं कि राशन कार्ड दिखा के कोटा पर से आपको अनाज दी जाती है, तो किन किन अनाजों की यहाँ पर बात की गई है। हालांकि इनकी चोरी बहुत होती है अनाजों की, बट फिर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज, चीनी, इन सभी को शामिल किया गया है अनाजों के आवंटन में, उनके वितरण में। ठीक है, बाकी कुछ राज्य जो हैं वो इसी के माध्यम से अपने तरफ से दाल के साथ दाल, खाद्य तेल, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक और मसाले, इन सब चीज़ों का भी आवंटन करते हैं। वो स्टेट के हिसाब से होता है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, 1960 के दशक में हरित क्रांति के सफलतापूर्व के बाद 1970 तथा 1980 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार जनजाति तथा अधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में किया गया। यहाँ पर एक टर्म बताया गया है, ऐतिहासिक चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर फूड के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, खाद्यान्नों के वितरण को लेकर के। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है कि 1960 के दशक में जब हरित क्रांति की सफलता हुई, ठीक है, हरित क्रांति जब सक्सेसफुल हो गया, तो 1960 के दशक में के बाद 1970 का जब दशक आया और 1980 का दशक आया, तो इन दोनों के बीच में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों और अधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में किया गया। सबसे पहले 1970 से 1980 के दशक में जो ट्राइबल एरियाज थे, ट्राइबल एरिया में और जो गरीबी वाले क्षेत्र थे, वहाँ पर फूड के वितरण की यहाँ पर पहल स्टार्ट की गई थी। हरित क्रांति की सफलता के बाद 1992 तक इसका लाभ बिना किसी वर्ग को लक्षित किए सभी उपभोक्ताओं को प्राप्त होता था। ठीक है, 1992 तक यहाँ पर बताया गया है कि सभी उपभोक्ताओं को बराबरी से यहाँ पर ये अनाजों का वितरण मिलता था, अनाज आवंटित किए जाते थे बिना किसी वर्ग के निर्धारण के, सभी को ये प्राप्त होता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की समस्या। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पीडीएस सिस्टम है, जिसके हमने बात की कि पीडीएस सिस्टम में कोटा पर राशन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है लोगों को, तो इस सिस्टम के दोष क्या है, ठीक है, कमियां क्या हैं। हालांकि एक पहल तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ लोगों को आप अनाज वितरित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो खामियां हैं, इसके दोष हैं, वो क्या है। वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की समस्या, फर्जी कार्ड बनवाकर लोग फर्जी रूप से अनाज ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जिनको आवश्यकता है उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उनकी पहचान की समस्या बनी हुई है। फर्जी राशन कार्ड की समस्या, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया कि जिनको नहीं ज़रूरत है वो फर्जी राशन कार्ड लेके अनाज को प्राप्त कर ले रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनके तक इनकी पहुँच ही नहीं है। व्यापक भ्रष्टाचार एवं लीकेज की समस्या, ठीक है, अनाजों की लीकेज की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार, जाता क्या है और आवंटित क्या होता है, अनाजों की चोरी कर ली जाती है, क्वालिटी में परिवर्तन कर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें कोटा पर बहुत ही धड़ल्ले से होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। राजस्व व्यय में वृद्धि, प्रादेशिक असंतुलन, उचित मूल्य की दुकानों पर हर समय अनाज की अनुपलब्धता, खाद्यान्नों की निम्न गुणवत्ता, कुछ खाद्यान्नों तक ही सीमितता, रखरखाव एवं भंडारों की उच्च लागत, भंडारण में लापरवाही इत्यादि, ये सारे इसके दोष हैं। ठीक है, भंडारण में लापरवाही होती है, स्टोरेज में, ठीक है, रखरखाव और भंडारण की उच्च लागत है, बहुत हाई कॉस्ट पड़ता है, रखरखाव का, स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ता है, ये एक इसका दोष है। दूसरा तो कुछ ही खाद्यान्नों तक सीमित है, ठीक है, जो वितरण होता है अनाजों का वो कुछ ही तक सीमित है, मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, यही सब चीज़ें बिकती हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर यही भी एक इसका दोष है। दूसरा तो उनका निम्न गुणवत्ता का होना, ठीक है, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, चावल है तो चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ही सस्ते रेट की चावल होती है, गेहूं है तो गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उचित मूल्य की दुकानों पर हर समय अनाज की अनुपलब्धता, ठीक है, जहाँ पर ये वितरित होते हैं अक्सर वहाँ पर अनाजों की ही अनुपलब्धता रहती है, होते ही नहीं है, जितने लोग रहते हैं उनको मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं इसके दोष के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं क्या है, पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, RPDS, ये एक टर्म है। पीडीएस को हमने देखा, अब हम जानेंगे पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, RPDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाने के लिए, इसकी पहुंच दूर दराज के क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए, जहां गरीबों की बड़ी आबादी रहती है, इन सबको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जून 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है इसका कि पीडीएस का जो सिस्टम था, पीडीएस का सिस्टम, ओनली पीडीएस का जो सिस्टम था, उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, और ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्रों में फैलाने के लिए, विस्तारित करने के लिए उसके एरिया को वर्ष 1992 में RPDS की स्टार्ट की गई, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, किसके, पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS को शुरू किया गया 1992 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत और बहुत ज़्यादा विस्तारित बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, 1775 विकास खंडों को कवर किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें
ऑल ओवर 1775 विकास खंडों को कवर किया गया है, जहां सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और राज्य सरकारों के परामर्श से पहचान किए गए कुछ विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करके वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था को शुरू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र विस्तारित किए गए, इसमें 1750 विकास खंडों को जोड़ा गया, जिसमें स्पेशली जो सूखा प्रभावित क्षेत्र ज़्यादा हैं वहाँ पर ये कार्यक्रम, फिर एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के भी पहचान किए गए, उनको भी इसमें शामिल करके वहाँ पर पीडीएस प्रणाली को इनहेंस करने का, उन्हें स्टैब्लिश करने का ये पूरा इसमें प्रोसेस रहा है आरपीडीएस के अंतर्गत। ठीक है, एक प्रयास रहा है सरकार का लोगों तक अनाजों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, वितरण करने के लिए। ओके, इसमें वितरण हेतु खाद्यान्नों को केंद्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम मूल्य पर जारी किया गया था। इसके तहत जारी किए गए अनाज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति कार्ड तक थी। ठीक है, आरपीडीएस के अंतर्गत कहा गया है कि जो मूल्य निर्धारित किया गया था इसके अंतर्गत, उसमें खाद्यान्नों को केंद्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम मूल्य पर जारी किया गया था। ठीक है, केंद्रीय निर्गम मूल्य जो था उससे 50 पैसे कम मूल्य पर जारी किया गया और उसके साथ ही साथ एक कार्ड पर 20 किलोग्राम का अनाज आवंटित किया जाता था। यानी एक व्यक्ति, क्योंकि एक कार्ड मतलब एक कार्ड में जो भी रहता है सिस्टम इसका कोटा का, राशन कार्ड का, उसके थ्रू 20 किलो का अनाज दिया जाएगा एक कार्ड के ऊपर। अब एक घर में अगर 3 कार्ड है तो 60 के, तो आप 20 इंटू 3 कर दीजिए, 60 केजी का अनाज एक घर में आएगा। एक कार्ड है तो 20 केजी अनाज आएगा, तो एक कार्ड पे 20 किलो का अनाज यहाँ पर आवंटित करने की बात की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस। हमने पीडीएस देखा, हमने आरपीडीएस देखा, अब हम देखेंगे टीपीडीएस की। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके नाम से पता चल गया है कि ये लक्षित किया गया है कुछ विशिष्ट लोगों को। खाद्य सब्सिडी के बढ़ते भार को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा गरीबों के लिए अनाज वितरण की पक्की व्यवस्था करनी थी तथा गरीबों की पहचान तथा उन तक पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढंग से अनाज पहुंचाना था। देखिए, भार बहुत ज़्यादा हो गया, हर कोई फर्जी ढंग से अनाज, फ्री का अनाज लेने के चक्कर में पड़ा है। आवश्यकता नहीं है, बस फ्री का अनाज लिया और उसको बेच दिया। ठीक है, ये सारा सिस्टम बड़ा चल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या किया कि राज्य सरकारों को इसका जिम्मेदारी दिया कि वो गरीबों की पहचान करे और वहाँ तक, उनके तक अनाजों का उचित ढंग से वितरण सुनिश्चित करवा सके, इन सब की व्यवस्था करे। इसी के लिए वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को पंचायतों और नगर पालिकाओं में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने की सलाह दी गई। ठीक है, राज्य सरकार ने क्या किया कि पंचायत और नगर निगम में, नगर पालिका में ये जिम्मेदारी दे दी कि आप अपने यहाँ के जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो फैमिली है, उनकी पहचान करें ताकि उन्हें पीडीएस के थ्रू अनाज का वितरण हो सके उनके लिए। इस गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम है। ठीक है, इन्होंने कहा कि 15,000 से कम वार्षिक आय की, जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम है, ऐसे लोगों की आप पहचान करिए और उनको अनाज का वितरण सुनिश्चित कराइए, ऐसी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, प्रारंभ में प्रति परिवार 10 केजी खाद्यान्न प्रति माह देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 25 केजी प्रति माह कर दिया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि हर महीने प्रति परिवार यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे परिवारों की पहचान करनी थी जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम हो। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रति माह पहले तो 10 केजी अनाज या खाद्यान्न देने की बात थी, जिसे बाद में बढ़ा करके 25 केजी कर दिया गया। 1 अप्रैल 2002 को राशन की मात्रा और बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार कर दिया गया। ठीक है, पहले 10 केजी था, दिन 25 केजी आया, दिन अब कितना हो गया, 35 केजी। ठीक है, कब से, 2002 से। ओके, तो ये सारा पूरा इसका पॉइंट रहा है आरटीपीडीएस का। ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, टीपीडीएस को अधिक केंद्रित और गरीब आबादी के अत्यंत गरीब वर्ग तक पहुंचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू किया गया। ठीक है,
टीपीडीएस को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक नई टर्म, नई योजना की शुरुआत की गई। किसकी? अंत्योदय अन्न योजना। कब की गई? सन 2000 में, ठीक है, दिसंबर के माह में। ओके, टीपीडीएस को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए। आगे देखिए क्या है इसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए की गई पहल। पीडीएस सिस्टम में जो भी खामियां हमने डिस्कस की थी उनको लेकर के सुधार के संबंध में क्या पहल की गई है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इनके ऊपर अगर हम देखें तो इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो जो एक खाता ब्यौरा वाला सिस्टम था ना, उसको हटा करके इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है ताकि कोई भ्रष्टाचार वाली समस्या ना हो इसके डेटास को लेकर के। राशन कार्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या होगा कि जो फर्जी राशन कार्ड था इसकी समस्या को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना। अगर आधार का आप जानते हैं एक व्यक्ति एक ही आधार कार्ड रख सकता है और उसका, क्योंकि आप वहाँ पर फिंगरप्रिंट देते हैं, फेस आपका उस पर स्कैन किया जाता है, तो आप कोई भी फर्जी आधार कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा तो राशन कार्ड के फर्जी होने की संभावना भी कम रहेगी। खाद्यान्नों के ऑनलाइन आवंटन की शुरुआत। ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा तो जो भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं खाद्यान्नों को वितरण को लेकर के जितना सुनिश्चित किया गया उतने नहीं दी जाते हैं, सही से नहीं दी जाती हैं, चोरी की जाती है, इन सब की समस्या को समाधान किया जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण। ठीक है, जितने भी लोगों को आवंटन हुआ है उन सभी के डेटा को कंप्यूटर में सिक्योर करना, इन सब का कंप्यूटरीकरण किया गया है। टोल फ्री नंबर, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली का कार्यान्वयन। ठीक है, खाद्यान्नों को लेकर के, वितरण को लेकर के शिकायतें जो होती हैं लोगों की, उसके लिए टोल फ्री नंबर की भी शुरुआत की गई है ताकि अपनी भी कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर वो पूछ सकते हैं। खाद्य वितरण प्रणाली में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरुआत। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसको हम आगे पढ़ेंगे ही, इसमें इसकी शुरुआत की गई ताकि आप किसी भी राज्य में रहें, आपके पास जो राशन कार्ड है आप उससे किसी भी स्टेट में रह के अपने अनाज को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने स्टेट में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी टर्म को हम यहाँ पर देखते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के आरंभ होने पर लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने कोटे का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, आपका जो कोटा है उससे थ्रू आप अपना अनाज ले सकते हैं, या आनंद यहाँ पर लिखा गया है, आप अनाज ले सकते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र राशन कार्ड धारकों को किसी भी सार्वजनिक वितरण केंद्र से सब्सिडी वाले खाद्यान्न अपने कोटे के हिसाब से प्राप्त करने के लिए लागू की गई है। यहाँ पर बात की जा रही है कि इसके माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से, जो ये योजना है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से, राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFA से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के पात्र राशन कार्ड धारकों को किसी भी सार्वजनिक वितरण केंद्र से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से सब्सिडी वाले खाद्यान्न, यानी कि जो अनाज वितरण होते हैं कोटा पे, वो आपके कोटे के हिसाब से आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए इस सिस्टम को बनाया गया है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को। प्रारंभ में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान, कर्नाटक और केरल एवं महाराष्ट्र और गुजरात के बीच शुरू किया गया था। देखिए, अब ये राष्ट्रव्यापी हो गया है कि आप एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का मतलब कि अब आप कहीं भी रहिए, किसी भी स्टेट में रहिए, आपको आपके कोटे का अनाज मिल जाएगा। पहले ये सिर्फ अंतर्राज्यीय था, यानी कि दो राज्यों के बीच का ये समझौता था, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच था कि चलो आपके यहाँ पे कोई है, हमारे यहाँ पे उनको मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा है, राजस्थान है, उनको मिल जाएगा। अब एक दूसरे के स्टेट में अगर वो है तो कर्नाटक केरला वालों को, महाराष्ट्र गुजरात वालों के बीच में ये अंतर संबंध था, अंतर्राज्यीय संबंध, एक प्रोटोकॉल था कि उसके थ्रू आप
गुजराती कोई महाराष्ट्र में है उसको वहाँ पर उसके कोटे का मिल जाएगा, कोई मराठी गुजरात में है उसको वहाँ पर उसके कोटे का राशन मिल जाएगा। ये सारी व्यवस्था थी। 2021-22 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में 32 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। यानी कि इसका जो राष्ट्रव्यापी स्वरूप है वर्ष 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, ऐसी यहाँ पर बात की गई थी। अब आता है एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम। अब हम जानेंगे कि ये कैसी स्कीम है फूड सिक्योरिटी को लेकर के। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को इस स्कीम की शुरुआत की गई। केंद्र प्रायोजित योजना 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों कि गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरे विश्व में बाल विकास एवं सेवा कार्यक्रमों संबंधी योजनाओं में सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है। किसके लिए? 6 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 6 साल तक के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो स्तनपान कराने वाली है, जो फीडिंग कर रही है अपने बच्चों की, उनके लिए, इन तीनों के लिए ये योजना है जो कि विश्व स्तर पर बहुत ही बड़ी एक कार्यक्रम है, बहुत ही बड़ी एक योजना है एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, जिसको 2 अक्टूबर सन 1975 में स्टार्ट किया गया था। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, सेंटर योजना है, सेंटर की, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके जो उद्देश्य है अगर उसको हम देखें तो 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। ठीक है, 6 वर्ष के आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। ठीक है, उसका मेंटली, फिजिकली हर तरीके से डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। मृत्यु दर, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ने जैसी समस्याओं को कम करना। ठीक है, बच्चों में मृत्यु दर रेट को कम करना। ठीक है, उनके अंदर कुपोषण की जो चांसेस हैं उनको कम करना, पढ़ाई के टाइम स्कूल छोड़ देने की जो समस्या उसको कम करना, ये सब इनके उद्देश्य है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी संबंध प्राप्त करना। ठीक है, माताओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को देखभाल करने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करना। ठीक है, आप जानते हैं अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है, वो उनकी माँ के ऊपर होता है, उनकी माताओं के ऊपर होता है। तो उनके भी पोषण का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये भी उसका एक उद्देश्य है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं जैसी सेवा प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर ये सारी व्यवस्था है। अब आता है हमारा दूसरा स्कीम, राष्ट्रीय पोषण पीएम पोषण योजना। राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना, ये हमारा दूसरा स्कीम यहाँ पर आता है। इसके आगे हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम इस स्कीम के बारे में देखेंगे, देन हम कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमने बात की कि हम एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की हमने बात की। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक स्कीम है जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस पे बात करेंगे, हम अन्नपूर्णा योजना के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। देन हम भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के ऊपर बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम भारतीय खाद्य निगम की भूमिका और पुनर्गठन पर शांता कुमार नीति की रिपोर्ट, इसकी चर्चा करेंगे। देन हम बात करेंगे विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट की जो 2021 में आई है, उस रिपोर्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम बफर स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे और बफर स्टॉक के चर्चा में हम इसके लाभ और इसके हानि को भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा और यहाँ से हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा, जिसके बाद हम इस टॉपिक का MCQ करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्लास हमारा 2 पार्ट में जाएगा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना की, तो इसके साथ हम अपने इस क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो भी पार्ट रहेगा उसको हम दूसरे क्लास में देखेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना जो हमारा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। आर्थिक मामलों की
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मध्याह्न भोजन योजना को निरंतर करते हुए सुधारों और संशोधनों की मंजूरी दी है। इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। यहाँ पर आप जो मिड डे मील को सुने होंगे, आप मिड डे मील, ठीक है, आपने मिड डे मील का नाम सुना होगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन देने की जो व्यवस्था है उसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था, तो उसी का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। कुछ उसमें सुधार किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं। यह कार्यक्रम मूल रूप से देश की 2408 ब्लॉकों में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। 2408 ब्लॉक में, पूरे देश की 2408 ब्लॉक्स में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1997-98 तक इसे देश के समस्त भागों में लागू कर दिया गया था। ठीक है, जब ये लागू हुआ था 1995 में तो 2408 ब्लॉकों तक ही सीमित था। बाद में 1-2 साल के अंतर्गत ही वर्ष 1997-98 तक इसे पूरे विश्व में लागू कर दिया गया, मिड डे मील के इस कॉन्सेप्ट को। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह विश्व का सबसे बड़ा पोषणकारी कार्यक्रम है जिसके तहत 11.2 लाख स्कूलों के लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विश्व का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, जहां पर लगभग 11.2 लाख स्कूलों में के लगभग यानी कि 11.20 लाख स्कूलों के 11.80 करोड़ बच्चों को फूड सप्लाई किया जाता है, खाना उपलब्ध कराया जाता है। इनका क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025 से अब तक 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर जारी रखा जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार 54,061.73 करोड़ रुपए और राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन मिला करके 31,733.17 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत भी वहन करेगी। यहाँ पर बात की जा रही है कि राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना जो है उसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, जो दी गई है, उसके तहत जो केंद्र सरकार की भागीदारी है 54,061.73 करोड़ और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके कुल 31,733.17 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत की यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसा वहन कर सकती है। 2025 तक के यहाँ पर एक टारगेटेड लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इस प्रकार योजना का कुल बजट जो है 1,30,794.90 करोड़ हो गया है। ठीक है, जो इसका धनराशियों को अगर आप मिला देते हैं तो यहाँ पर जो पूरी योजना का बजट होगा वो 1,30,794.90 करोड़ रुपए होगा। इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मध्याह्न भोजन मुहैया कराएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने प्रोटीन्स और कितने न्यूट्रिशन बच्चों को यहाँ पर आवंटित दिए जाएंगे। तो देखिए, इस कार्यक्रम के तहत ये प्रयोजन किया गया है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन डेली मिड डे मील के तहत मुहैया कराया जाएगा। प्राथमिक स्तर से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें से 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन डेली मिड डे मील के थ्रू उन्हें मुहैया कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2007-08 में प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार खाना पकाने की लागत के प्रति केंद्रीय सहायता का परिकलन करने के लिए मुद्रास्फीति समायोजित सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को शामिल की जाने की अनुमति दी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2007-08 में प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार खाना पकाने की लागत की प्रति केंद्रीय सहायता का परिकलन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को शामिल किया गया है। खाना पकाने से लेकर के एक इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद ये रहा हमारा अन्नपूर्णा योजना। तो यहाँ तक हमने बात की है राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना की। तो उसके बाद की जो हमारी क्लासेज हैं वो नेक्स्ट क्लास में रहेगी। जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर बाकी रह गई हैं वो हम दूसरी क्लास में देखेंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और क्लासेस भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएंगी। तो जो भी सेक्शंस यहाँ पर बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसके MCQs के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।